प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आशा है आप सब सपरिवार कुशल मंगल होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम NCERT द्वारा कक्षा 10वीं के पाठ्यक्रम में शामिल संस्कृति नामक पाठ के अभ्यास के प्रश्नोत्तर सीखने का प्रयास करेंगे। प्यारे बच्चों, संस्कृति नामक पाठ हिंदी के सुप्रसिद्ध रचनाकार श्री भदंत आनंद कौशल्यायन जी की महत्वपूर्ण रचना है। प्यारे बच्चों, अभ्यास के प्रश्नोत्तर सीखना प्रारंभ करने से पहले आइए इस पाठ के रचयिता श्री भदंत आनंद कौशल्यायन जी के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। प्यारे बच्चों, भदंत आनंद कौशल्यायन का जन्म सन 1905 में पंजाब के अंबाला ज़िले के सोहाना गांव में हुआ। उनके बचपन का नाम हरनाम दास था। उन्होंने लाहौर के नेशनल कॉलेज से BA किया। अनन्य हिंदी सेवी कौशल्यायन जी बौद्ध भिक्षु थे और उन्होंने देश विदेश की काफ़ी यात्राएं की तथा बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए अपना सारा जीवन समर्पित कर दिया। वे गांधी जी के साथ लंबे अरसे तक वर्धा में रहे। सन 1988 में उनका निधन हो गया। प्यारे बच्चों, भदंत आनंद कौशल्यायन की 20 से अधिक पुस्तकें प्रकाशित हैं, जिनमें भिक्षु के पत्र, जो भूल ना सका, आह ऐसी दरिद्रता, बहानेबाजी, यदि बाबा ना होते, रेल का टिकट, कहाँ क्या देखा आदि प्रमुख हैं। बौद्ध धर्म दर्शन संबंधित अनेक मौलिक और अनुदित अनेक ग्रंथ हैं, जिनमें जातक कथाओं का अनुवाद विशेष उल्लेखनीय है। देश विदेश के भ्रमण से प्यारे बच्चों, देश विदेश के भ्रमण ने भदंत जी को अनुभव की व्यापकता प्रदान की और उनकी सृजनात्मकता को समृद्ध किया। उन्होंने हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग और राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा के माध्यम से देश विदेश में हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार का महत्वपूर्ण कार्य किया। वे गांधी जी के व्यक्तित्व एवं कृतित्व से विशेष प्रभावित थे। सरल सहज बोलचाल की भाषा में लिखे उनके निबंध, संस्मरण और यात्रा वृत्तांत काफ़ी चर्चित रहे हैं। प्यारे बच्चों, यह थी भदंत आनंद कौशल्यायन जी के बारे में थोड़ी सी जानकारी। आइए अब संस्कृति नामक पाठ के बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। संस्कृति निबंध हमें सभ्यता और संस्कृति से जुड़े अनेक जटिल प्रश्नों से टकराने की प्रेरणा देता है। इस निबंध में भदंत आनंद कौशल्यायन जी ने अनेक उदाहरण देकर यह बताने का प्रयास किया है कि सभ्यता और संस्कृति कहते किसे हैं। दोनों एक ही वस्तु हैं अथवा अलग अलग। वे सभ्यता को संस्कृति का परिणाम मानते हुए कहते हैं कि मानव संस्कृति अविभाज्य वस्तु है। उन्हें संस्कृति का बंटवारा करने वाले लोगों पर आश्चर्य होता है और दुख भी। उनकी दृष्टि में जो मनुष्य के लिए कल्याणकारी नहीं है, वह न तो सभ्यता ही और न ही संस्कृति ही कही जा सकती है। प्यारे बच्चों, आइए अब संस्कृति नामक पाठ के अभ्यास के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर सीखने का सार्थक प्रयास करते हैं। प्यारे बच्चों, अभ्यास का पहला प्रश्न देखिए। लेखक की दृष्टि में सभ्यता और संस्कृति की सही समझ अब तक क्यों नहीं बन पाई है। लेखक की दृष्टि में सभ्यता और संस्कृति शब्दों का प्रयोग बहुत ही मनमाने ढंग से होता है। इनके साथ अनेक विशेषण लग जाते हैं, जैसे भौतिक सभ्यता और आध्यात्मिक सभ्यता। इन विशेषणों के कारण शब्दों का अर्थ बदलता रहता है
और इन विशेषणों के कारण इन शब्दों की समझ और गड़बड़ा जाती है। इसी कारण लेखक इस विषय पर अपनी कोई स्थायी सोच नहीं बना पा रहे हैं। प्रश्न नंबर 2 देखिए, आग की खोज एक बहुत बड़ी खोज मानी जाती है। इस खोज के पीछे रही प्रेरणा के मुख्य स्रोत क्या रहे होंगे? प्यारे बच्चों, आग की खोज मानव की सबसे बड़ी आवश्यकता की पूर्ति करती है। आग की खोज के पीछे अनेकों कारण हो सकते हैं। संभवतः आग की खोज का मुख्य कारण रोशनी की ज़रूरत, पेट की ज्वाला, ठंड या जानवरों से बचाव की रही होगी। अंधेरे में जब मनुष्य कुछ नहीं देख पा रहा था या ठंड से उसका बुरा हाल था, तब उसे आग की ज़रूरत महसूस हुई होगी। कच्चे मांस का स्वाद अच्छा न लगने के कारण उसे पकाकर खाने की इच्छा से या खूंखार जानवरों को भगाने के लिए आग का आविष्कार हुआ होगा। प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर 3 देखिए, वास्तविक अर्थों में संस्कृत व्यक्ति किसे कहा जा सकता है? लेखक के अनुसार संस्कृत व्यक्ति वह है जो अपनी बुद्धि तथा विवेक से किसी नए तथ्य का अनुसंधान और दर्शन करता हो। जिस व्यक्ति में ऐसी बुद्धि तथा योग्यता जितनी अधिक मात्रा में होगी, वह व्यक्ति उतना ही अधिक संस्कृत होगा। जैसे न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत का आविष्कार किया, वह संस्कृत मानव था, तथा जिसने भी अपनी योग्यता से सुई धागे की खोज की हो, वह भी संस्कृत व्यक्ति ही था। प्रश्न नंबर 4 देखिए, न्यूटन को संस्कृत मानव कहने के पीछे कौन से तर्क दिए गए हैं? न्यूटन द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों एवं ज्ञान की कई दूसरी बारीकियों को जानने वाले लोग भी न्यूटन की तरह संस्कृत नहीं कहला सकते। क्यों? प्यारे बच्चों, न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत का आविष्कार किया, वह संस्कृत मानव था। आज भौतिक विज्ञान के विद्यार्थियों को इस विषय पर न्यूटन से अधिक सभ्य कह सकते हैं, परंतु संस्कृत नहीं कह सकते, क्योंकि वह केवल न्यूटन द्वारा दी गई जानकारी को बढ़ा रहे हैं। इसलिए वह न्यूटन से अधिक सभ्य हैं, परंतु संस्कृत नहीं हैं। प्रश्न नंबर 5 देखिए, किन महत्वपूर्ण आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सुई धागे का आविष्कार हुआ होगा? प्यारे बच्चों, निम्न महत्वपूर्ण आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ही सुई धागे का आविष्कार हुआ होगा। नंबर 1, सुई धागे का आविष्कार शरीर को ढकने तथा सर्दियों में ठंड से बचने के उद्देश्य से हुआ होगा। आवश्यकतानुसार शरीर को सजाने की ज़रूरत महसूस हुई होगी, इसलिए कपड़े के 2 टुकड़ों को एक करके जोड़ने के लिए भी सुई धागे का आविष्कार हुआ होगा। नंबर 3 देखिए, शरीर की ठीक प्रकार से रक्षा की जा सके, इसलिए भी शायद सुई धागे का आविष्कार हुआ होगा। प्रश्न नंबर 6 देखिए, मानव संस्कृति एक अविभाज्य वस्तु है। किन्हीं 2 प्रसंगों का उल्लेख कीजिए जब मानव संस्कृति को विभाजित करने की चेष्टाएं की गई। नंबर 1, वर्ण व्यवस्था के नाम पर मानव संस्कृति को विभाजित करने की चेष्टाएं की जाती हैं। 2, धर्म के नाम पर भी मानव संस्कृति को विभाजित करने की चेष्टाएं की जाती हैं, जिसका परिणाम हम हिंदुस्तान तथा पाकिस्तान नामक 2 देश के रूप में देखते हैं। खैर देखिए, जब मानव संस्कृति ने अपने एक होने का प्रमाण दिया, मानव संस्कृति ने अपने एक होने का प्रमाण भी दिया है। नंबर 1, संसार के मजदूरों को सुखी देखने के लिए कार्ल मार्क्स ने अपना सारा जीवन दुख में बिता दिया।
सिद्धार्थ ने अपना घर केवल मानव कल्याण के लिए छोड़ दिया। 3. जब जापान पर परमाणु बम गिराया गया तब सारी संस्कृतियों ने इसका विरोध किया। 4. सांप्रदायिक हिंसा का सारा विश्व विरोधी है। तो सारा विश्व धर्म भेद को भूलकर सारी संस्कृतियों की अच्छी बातों को खुले मन से स्वीकार करते हैं। प्रश्न नंबर 7 देखिए, आशय अर्थात अर्थ स्पष्ट कीजिए। क. मानव की जो योग्यता उससे आत्म विनाश के साधनों का आविष्कार कराती है, हम उसे उसकी संस्कृति कहें या असंस्कृति। मानव हमेशा से ही अपनी सुरक्षा के लिए चिंतित रहा है, इसलिए उसने मानव हित और आत्महित की दृष्टि से अनेकों आविष्कार किए हैं। यह आविष्कार जब मानव कल्याण की भावना से जुड़ जाता है तो हम उसे संस्कृति कहते हैं। जब मानव की आविष्कार करने की योग्यता, भावना, प्रेरणा और प्रवृत्ति का उपयोग विनाश करने के लिए किया जाता है, तब यह असंस्कृति बन जाती है। ऐसी भावनाओं को हम संस्कृति कदापि नहीं कह सकते। प्यारे बच्चों, संस्कृति नामक पाठ के रचना और अभिव्यक्ति पर आधारित प्रश्न भी देख लीजिए। प्रश्न नंबर 8, लेखक ने अपने दृष्टिकोण से सभ्यता और संस्कृति की एक परिभाषा दी है। आप सभ्यता और संस्कृति के बारे में क्या सोचते हैं, लिखिए। सभ्यता और संस्कृति एक दूसरे से अति सूक्ष्म रूप से जुड़े हैं। एक के अभाव में दूसरे को स्पष्ट करना कठिन है। जहां हम ये कह सकते हैं कि संस्कृति एक विचार है, तो वहीं सभ्यता जीवन जीने की कला है। प्यारे बच्चों, एक बार फिर ध्यान से देखिए। सभ्यता और संस्कृति एक दूसरे से अति सूक्ष्म रूप से जुड़े हैं। एक के अभाव में दूसरे को स्पष्ट करना कठिन है। जहां हम ये कह सकते हैं कि संस्कृति एक विचार है, तो वहीं सभ्यता जीवन जीने की कला है। संस्कृति जीवन का चिंतन और कलात्मक सृजन है, जो जीवन को समृद्ध बनाती है तथा मनुष्य के रहन सहन का तरीका सभ्यता के अंतर्गत आता है। प्यारे बच्चों, यह थे संस्कृति नामक पाठ के महत्वपूर्ण अभ्यास के प्रश्न। आशा है आपको अच्छी प्रकार से समझ में आए होंगे। प्यारे बच्चों, अभ्यास के प्रश्नोत्तरों पर आधारित आज का यह छोटा सा वीडियो यदि आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। प्यारे बच्चों, संगम टीवी हिंदी व्याकरण ज्ञान का एक दरिया है, जिसमें हिंदी व्याकरण के पाठों का सबसे सरल और सटीक विश्लेषण किया जाता है। यदि आप वास्तव में गंभीरता के साथ हिंदी व्याकरण और हिंदी भाषा को सीखना चाहते हैं, आपके अपने YouTube चैनल संगम टीवी हिंदी व्याकरण को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो पर दिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि संगम टीवी हिंदी व्याकरण पर पढ़ाए जाने वाले पाठों का सबसे सरल और सटीक विश्लेषण YouTube पर अपलोड होते ही उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। प्यारे बच्चों, खुश रहें, मस्त रहें, योगा करें, स्वस्थ रहें। आपका दिन मंगलमय हो।